गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सब ऑनलाइन आ गए होंगे। एक्चुअली लास्ट क्लास मैंने एक पढ़ाया था, उसमें एक लेक्चर शायद मिस हो गया है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज ड्रॉप किया कि सर एक लेक्चर मिस हो गया है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से जो आपने पढ़ाया था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो सर जरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक बार जरा पढ़ा दीजिएगा। तो ये लेक्चर किस दिन है? 29 की मॉर्निंग का लेक्चर है ये, 29 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल की मॉर्निंग की लेक्चर है ये। इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना हमें? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो हमारी है वो टॉपिक करना है, मतलब समझ रहे होंगे आप, ये वाली टॉपिक करनी है इसके बाद। तो जरा सा हम इसमें कंटिन्यू थोड़ा देख लेते हैं एक बार। हमारी हेडिंग है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। स्क्रीन पे सभी लोग देखेंगे जरा सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये थोड़ा लेक्चर छूट गया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग लिखेंगे डिप्रेशन इन एफपी। मैं आपको इधर थोड़ा दो लाइनें कंपेयर करता हुआ चलूं, ईएलबीपी और ईएलबीपी में और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कंपेयर कर ले। इसमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात होता है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात होता है। दोनों को जरा हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, थोड़ा रिवर्स है, रिवर्स है और सेम है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात होगा, इसमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात होगा। दूसरी बात, एलिवेशन का मतलब होता है, एलिवेशन जो वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है बढ़ना, और डिप्रेशन का मतलब आप जानते हैं, जैसे आसपास में कई लोग कहते हैं बड़ा डिप्रेस फील कर रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी बहुत कम फील कर रहा है। तो ईएलवीपी और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। इसी को लेके हम जरा से देखेंगे। तो पहला लाइन में बताया आपसे, ईएलवीपी बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है, ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करेगा। ये ईएलवीपी का मतलब एलिवेशन मतलब बढ़ना, डिप्रेशन मतलब घटना। क्लियर हो गया होगा? लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, लिखना आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच, लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज, solid and liquid phase, solid and liquid phase are in equilibrium, are in equilibrium, are in equilibrium is known as freezing point, is known as freezing point। और करके लिखना है, और करके लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, temperature at which vapor pressure of solid becomes equal to, vapor pressure of solid becomes equal to vapor pressure of liquid, becomes equal to vapor pressure of liquid। कर लिया आपने? यहाँ देखते हैं स्क्रीन, आप तो जानते हैं ये H2O जो सॉलिड में है, डेट इज आइस में है, और ये किस में है? H2 लिक्विड में है। सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी लेने का मतलब क्या हुआ? एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब रिलीज, एंडो मतलब इनसाइड, एंडोथर्मिक है जिसको हमने एंडो लिखा है। एनर्जी लिया तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव होगा। ठीक है, मान लेते जो एनर्जी लिया उस एनर्जी का नाम है टी, और उसका नाम रख लिया हमने एफ पी, या फ्रीजिंग पॉइंट उसका नाम T1 रख लेते हैं। टी या T1 एक ही बात है, ये सब एक ही वर्ड है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जरा प्लीज यहाँ पे देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल सॉलिड से लिक्विड की ओर जाना चाहता है, कौन सा मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल के लिए। कौन सा मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल के लिए। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन कहलाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। कैसा होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इस केस में आप समझ पा रहे होंगे, इसको हिट करना पड़ेगा, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हिट करना पड़ेगा। जब मैं हिट करूंगा तो बोल सकता हूँ टेम्परेचर टी की वैल्यू ज्यादा होगी T1 से। सिमिलर कोई मॉलिक्यूल लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, लिक्विड से सॉलिड में आएगा तो इस वाले को बोलते हैं कि कूल करेंगे। इसको हमने क्या हिट किया, ये रिएक्शन कौन सा होगा? बैकवर्ड होगा, देख लें। और इसको हम क्या करेंगे? कूल करेंगे। जब कूल करेंगे तो ऐसे केस में आप समझ रहे होंगे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर की वैल्यू हमें कम करनी पड़ेगी, यानी T1 की वैल्यू जो होगी कम होगी किससे? T1 से। T की वैल्यू कम होगी किससे? T1 से। इस केस में क्या होगा? अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ेगा। थोड़ा देख लो यहाँ, इस केस में क्या होगा? अमाउंट ऑफ वाटर हमारा बढ़ रहा होगा, और दूसरे वाले केस में क्या होगा? अमाउंट ऑफ आइस बढ़ेगा। अमाउंट ऑफ आइस जो होगा ये बढ़ जाएगा। तो मुझे दो बातें, तीन बातें यहाँ से समझाना था, जरा आपको बोल रहा हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट जो है बेसिकली, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस कॉमन क्या क्या वो देख लेते हैं। उधर बॉइलिंग के बारे में बात करना, इधर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करना। उधर में जरा सुनना है आपको, उधर में एलिवेशन मतलब बढ़ना, डिप्रेशन मतलब कम होना। हमें फ्रीजिंग के बारे में बात करना है, तो इसका मतलब क्या बेसिकली दिखाई दे रहा है? लिक्विड से सॉलिड के बारे में बात करना है। किससे बात करना है?
लिक्विड से सॉलिड के बारे में बात करना है। इसका मतलब रिएक्शन किधर से लेके चलना है, बैकवर्ड। मान लीजिए कि आपका कोई मॉलिक्यूल है जो टी टेम्परेचर पे है, वाटर का कोई मॉलिक्यूल है जो टी टेम्परेचर पे है, तो उसको अगर हम सॉलिडिफिकेशन की ओर ले चलेंगे तो टेम्परेचर और क्या करेंगे हम, कम करेंगे। टेम्परेचर और क्या करेंगे हम, कम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो। एक इंपॉर्टेंट बात ये था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जरा सा देखिए क्या है, वाटर की सारी वैल्यू थोड़ा हमें याद रखना है, क्योंकि वाटर से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सारी वैल्यू क्यों याद रखना है, क्योंकि जल बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला कैपिटल एम मतलब मोलारिटी याद रखना चाहिए वाटर, वाटर का स्मॉल एम मोलालिटी याद रखना चाहिए, आप जानते हैं। वाटर का जल से देखें आप, वाटर का क्या रखना है, इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको टी नॉट बी हम बोल रहे थे, इस तरीके से याद होगा। वाटर का टी नॉट बी इस तरीके से लिख रहे थे, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। टी नॉट बी या इस तरीके से हम के भी निकाल रहे थे। इसी तरीके से वाटर का के एफ याद रखना है, के एफ मैं बताऊंगा क्या होता है। इसके बाद एक लैटेंट हीट है, हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना वाटर का। वाटर का डेंसिटी हमें थोड़ा याद रखना है, ये सब थोड़ा हमें याद रखना चाहिए, न्यूमेरिकली इजी हो जाएगा। इसका नाम क्रायोस्कोपिक है, जिसको हम जरा सा भी देखेंगे। इसका नाम है क्रायोस्कोपिक, अभी हम देखने वाले हैं। इसका नाम हमने देख रखा था पिछले क्लास में, ये बिब्लियोस्कोपिक नाम है। इसका क्या नाम है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट नाम है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो ये वाटर की सारी वैल्यू ये सब हमें याद रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट यही से आए हुए हैं, इसलिए इसको थोड़ा आप याद कर लेना, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जरा सा आगे बढ़ते हैं, फेज डायग्राम जरा सा देखते हैं। आपको याद होगा, ये रफ है, थोड़ा सा बनाता हूँ। आपको याद होगा फेज डायग्राम एक ऐसा हम बना रहे थे, ये सॉलिड के लिए था, ये लिक्विड के लिए था और ये गैस के लिए था। इसी को हम इधर लेकर आएंगे। हमने जो पहली बार पढ़ा था डायग्राम, वो ये वाला पढ़ा था, जिसका नाम था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होता है, गैस में होता है। अब हम देखेंगे लिक्विड और सॉलिड के रिलेशन देखेंगे। अभी हमें ये वाला ग्राफ देखना है, ये वाला ग्राफ देखना है। इस वाले पॉइंट का नाम जो थोड़ा और डायरेक्ट बना रहा हूँ, इसका नाम ट्रिपल चेस था। इसका नाम क्या था, ट्रिपल चेस था। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस स्टेबल तरीके के हो जाए या एक दूसरे को कुछ भी ना कर पाए, उसको बोलेंगे स्टेबल पार्टिकल। तो जरा देखो क्या नाम है इसका, मतलब जो हमारी हेडिंग थी बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट का, जरा ग्राफ देखते हैं। आप ग्राफ सीधा बनाना, मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड ऐसा है तो मैं बनाऊंगा, लेकिन सीधा नहीं बन पाएगा, थोड़ा आप सीधा बनाना। इधर लिखा हुआ है वेपर प्रेशर, आप जानते हैं, और इधर लिखा हुआ है टेम्परेचर, इधर लिखा हुआ है टेम्परेचर। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जरा देखो, ये ग्राफ है इसका, फर्स्ट ग्राफ ये क्या है यहाँ पे, लिक्विड, और ये क्या है, सॉलिड है। यहाँ पे ये लिक्विड है और ये सॉलिड, आप जानते हैं। ठीक है, लिक्विड है सॉलिड है। इसको हम ग्राफ को थोड़ा ऐसे बना देते हैं ताकि सॉलिड का ग्राफ दिखाई दे आपको अच्छे से, और ये लिक्विड का ग्राफ ऐसे दिखाई दे। एनसीईआरटी में बनाया वो, इसलिए हमने ऐसा बना लिया है। यहाँ पे सॉल्वेंट एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो ग्राफ है बेसिकली, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट निकल के आ रहा है, इसका पॉइंट बुक्स में नाम लिखा होगा टी नॉट एफ। बुक्स में इसका नाम क्या लिखा हुआ, टी नॉट एफ। टी नॉट एफ का मतलब जरा थोड़ा इसको मैं दूर लिखता हूँ, थोड़ा एक बार देखें पहले। टी नॉट, नॉट का मतलब आप जानते हैं 100% क्या प्योर होता है। टी नॉट एफ लिखूंगा इधर, आपको याद होगा पी नॉट ए का मतलब 100% प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए, पी नॉट बी का मतलब 100% प्योर सॉल्वेंट ऑफ बी, टी नॉट एफ, टी नॉट बी। जिसमें नॉट नॉट लगा वो प्योर वर्ड के लिए डिफाइन है। प्योर का मतलब क्या हुआ, ये सॉल्यूशन है, मतलब ये किसमें तरीके का है, एक सॉलिड कोई मॉलिक्यूल है उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे ही जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, जैसे ही इसमें हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाएंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूट के मिक्स होने से ये बना लेगा सॉल्यूशन। क्या बना लेगा यहाँ पे, सॉल्यूशन। सॉल्यूट के बारे में आपको पता है कैसा लेना है सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल लेना है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने बात आपको रिपीट करवाया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेना है, मोलारिटी पे डिपेंड करेगा। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है, जब वेरी डाइल्यूट होगा तो मोलारिटी मोलारिटी दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे, मोलारिटी मोलारिटी दोनों बराबर होंगे, मैंने आपको समझा दिया। जब दोनों बराबर होंगे तो ऐसे केस में सॉल्यूशन बनेगा। जब सॉल्यूशन बनेगा, टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब डिप्रेस करेगा, उसका नाम था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका जो कर्व था ऊपर था, इसका कर्व कहां पर, नीचे हुआ। कर्व से सारे बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको जरा आप अच्छे से देख लेना। कर्व से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये लाइन से देखेंगे हम। अब ये जो लाइन आ रहा है इसका नाम होगा टीएफ। इसका क्या नाम होगा, टीएफ। दोबारा एक बार बोलता हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन में नीचे वाला लाइन हमने क्यों बनाया, क्योंकि सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है, मिक्स होगा नीचे आएगा। क्यों नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लेना है, आपको मैंने बता रखा है। इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन है वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, मोलालिटी पे डिपेंड करता है। वेरी डाइल्यूट में मोलालिटी मोलालिटी दोनों बराबर होता है, कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। टीएफ क्या है आपको तो पता चल रहा होगा। इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है ना, इन दोनों के जो बीच की वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसी का नाम है डेल्टा टीएफ। इसी का क्या नाम है, डेल्टा टीएफ। और डेल्टा टीएफ का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जरा सा इसके बारे में हम डिराइव कर लेते हैं जरा सा एक बार।
ग्राफ आपने बना लिया होगा, ठीक है, लिख लेना रोक के। अब थोड़ा हम आगे ड्रॉ करते हैं, जैसे देखिए इसके बारे में डेरिवेशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू, देख लें हमें, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इसके बाद इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में एक फॉर्मूला 1 हमारा। आपने इस चैप्टर में एक बात बहुत ध्यान से देखा होगा, हर के 3 फॉर्मूले हैं। आप देख लो राउल्ट्स के 3 फॉर्मूले, मोल फ्रैक्शन के 3 फॉर्मूले, सॉल्यूशन में भी हम जो टॉपिक देख रहे हैं इनके 3-3 फॉर्मूले, इन सब कितने फॉर्मूले होंगे? 3-3 फॉर्मूले होंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। इसके बाद एंट्रोपी के हिसाब से हम थोड़ा देख रहे हैं, तो जरा वही मैं देख लेता हूं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। जरा देखो ये क्या है थर्मोडायनेमिक्स। वहां पे जरा देखो हम ले रहे थे एस वेपर, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे? सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे एक सॉलिड है, अब जानते हैं। फिर लेंगे एक सॉल्वेंट, वहां पे, यहाँ भी सॉल्वेंट, वहां पे एक एस सॉल्यूशन, यहाँ भी एस सॉल्यूशन। वहां पे मतलब सर कहाँ पे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, वहां पे वेपर ले रहे थे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वेपर होगा, और यहाँ पे क्या होगा? फ्रीजिंग की वजह से सॉलिडिफिकेशन होगा। ये लिखा हमने एस, एस का मतलब एंट्रोपी है, ये एस का मतलब सब जगह एंट्रोपी है। एंट्रोपी का मतलब मैंने आपको समझाया था पिछले क्लास में, रैंडमनेस। एक क्लास में सारे बच्चे एक लाइन में लगे हुए हैं तो बोलेंगे एंट्रोपी कम। एक क्लास में सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं तो हम बोलेंगे एंट्रोपी इसकी बढ़ गई। एंट्रोपी का बस मतलब है फैलना, चारों तरफ फैलना। तो अगर एस नाम का जो मॉलिक्यूल है, एस सॉल्यूशन हम ऊपर होगा, अब जानते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। फिर एस सॉल्वेंट, फिर एस सॉलिड नीचे होगा। सॉलिड में सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखेंगे तो इस केस में भागने की टेंडेंसी कम होगी। टेंडेंसी कम होगी तो हम बोलेंगे सॉलिड मॉलिक्यूल का एंट्रोपी कम होगा। सर सॉल्यूशन की आपने टेंडेंसी कैसे आपने बताया है? जब ए इंटरेक्शन आपको याद होगा और बी इंटरेक्शन जब दोनों कंबाइन होकर नीचे वाले कंटेनर में आएंगे, तो कंटेनर सी में आने पे अमाउंट ऑफ ए और अमाउंट ऑफ बी बढ़ जाएगा। यानी ए भी आ रहा है और बी भी बढ़ रहा है, तो टोटल अमाउंट ए और बी दोनों मिक्स होने से क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम बोलेंगे एस सॉल्यूशन की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इन दोनों के बारे में, कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, तब जानते हैं इसके बारे में। इसको बोलेंगे डेल्टा एस सॉल्वेंट। इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एस सॉल्वेंट। और इसके बारे में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इसका नाम हम रखेंगे डेल्टा एस सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया। कॉपी करेंगे इतना जल्दी से। इसके बाद कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, जल्दी से कर लेंगे थोड़ा। करते हैं आगे, देखिए इसके बाद वहां पे लिख रहे थे, जरा देखें, डेल्टा एस वेपराइजेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब सॉलिडिफिकेशन या कंबाइन होना, फ्यूज का मतलब कंबाइन होना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा एच वेपर की जगह पे डेल्टा एच फ्यूजन। और वहां पे लिख रहे थे वहां पे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ पी फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो। यहाँ पे टी एफ जो होगा आपको पूरी बात समझ में आ रहा होगा। टी नॉट एफ इस तरीके का रिलेशन होगा, टी एफ और टी नॉट एफ में ये रिलेशन होगा। ये भी हमने जरा सा अच्छे से देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। टी एफ और देख लें जरा सा अच्छे से, आप पूरी बात से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद आपको तो पता है कि डेल्टा टी एफ जो होगा, थोड़ा इसको डिफाइन करना देखते हैं। डेल्टा टी एफ के बारे में हम जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। फॉर्मूला नंबर 2 देखें, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एम, स्मॉल एम एज इट इज रखेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो बुक्स में वहां पे कांस्टेंट लिखा होगा के एफ, और अपनी मर्जी से हम आई का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वांटा फैक्टर और पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में कोई ना कोई रिलेशन है, हमने देख लिया है। तो इसको लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 3, इसका नाम रखेंगे फॉर्मूला नंबर 3। कई बुक्स में इसको फॉर्मूला नंबर 2 लिखा हुआ है, एक ही बात है। फॉर्मूला नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 3 एक ही बात है। क्लियर हो पा रहा होगा आपको। फिर लिखेंगे वेयर के एफ इज अ कांस्टेंट, where kf is a constant known as, where kf is a constant known as मोलल, MOLAL, मोलल। मोलल वर्ड क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम? ध्यान सुनना है, मोलल दो वर्ड है, जरा एक बार स्क्रीन पे देखें। मोलल का मतलब हुआ स्मॉल एम, मोलर का मतलब हुआ कैपिटल एम। अभी हम ये बात कर रहे हैं, तो लिखना मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, and it is also known as, and it is also known as cryoscopic constant, cryoscopic constant, and it is also known as cryoscopic constant.
केएफ को जरा डिफाइन कर लेते हैं एक बार थोड़ा, ये थोड़ा 2-3 आसान आसान क्वेश्चन देखो केएफ के बारे में। जैसे पहला डिफाइन बोलेगा, डिफाइन में हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 ले लें, जरा देखो आई की वैल्यू 1 ले लें और स्मॉल एम की वैल्यू अगर 1 ले लें तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो अच्छा लगे वो लिख लेना, इक्वल टू क्या होगा, के एफ होगा। इन दोनों में जो अच्छा लगे वो लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो लिखेंगे इट इज डिफाइन एज depression in freezing point for 1 molar solution for 1 molar solution। दूसरा लिखेंगे यूनिट, इसका यूनिट जरा से देखो क्या होगा, डेल्टा टी एफ आई इक्वल इंटू के इंटू एफ, मतलब के एफ इंटू स्मॉल एम। इसका जो यूनिट होगा जरा देखें यहाँ पे कैल्विन, जरा प्लीज यहाँ देखें, के फॉर कैल्विन लिखा हुआ है यहाँ पे, कैल्विन केजी पर मोल, कैल्विन केजी पर मोल या डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल, ये लिखना। टेम्परेचर की वैल्यू फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है किस में लेना चाहिए, कैल्विन में लेना चाहिए, तो हम बार बार कैल्विन में लेंगे, कैल्विन केजी पर मोल, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर वैल्यू देखेंगे, थर्ड पॉइंट जरा से देखो यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू में लिखना KF value or cryoscopic constant are given in the problem, and it is different for different solvent, and it is different for different solvent, and it is different for different solvent। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो, देख लिया आप लोगों ने। कैसे निकालेंगे जरा देखो KF की वैल्यू, तो के एफ इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आर इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। देख लें जरा सब, एक बार दोबारा बोलता हूं, आर इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 बाई डेल्टा एच फ्यूजन। इसका नाम फॉर्मूला नंबर 3 रखना है। अगर किसी बच्चे ने आर की जगह पे सारी वैल्यू रखा, इन सभी कांस्टेंटों में वैल्यू रखा, जैसी कांस्टेंट आप वैल्यू रखेंगे तो मान लेते हैं के एफ ऑफ डब्ल्यू, जरा से देख लें आप, के एफ डब्ल्यू कौन हो गया है, वाटर का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कितना होगा 1.8, जरा देखो यहाँ पे 6 केल्विन पर केजी मोल लिखा हुआ है, केल्विन केजी पर मोल लिखा हुआ है, देख लें आप। इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू हमने रखा होगा, कैसे रखा होगा, ईएलवीपी की तरीके से रखा होगा। जब हम ईएलवीपी का और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे सब कुछ सेम चल रहा है, सब कुछ सेम चल रहा है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है जो बिल्कुल उससे उल्टा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा आर इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर इंटू कैपिटल एम 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, ये हमने सारा कांस्टेंट रखा हुआ, तो 1.86 केल्विन पर केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो गया होगा। 3-4 क्वेश्चन थोड़ा हम करेंगे, फिर थोड़ा हमें अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन लिखना आपको, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट of a solution obtained by dissolving ठीक है, by dissolving, वेट करना जरा, ठीक है, हाँ ठीक ना। Calculate freezing point of a solution obtained by dissolving 28.4 gram of Na2SO4 having degree of dissociation 75%, having degree of dissociation 75% in 200 gram of water, in 200 gram of water। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जरा मैं सॉल्व करूंगा, आप देख लें। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बस मैं सॉल्व करूंगा, आप उसको देख लेना, जल्दी से पढ़ लें आप। क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है कि इसमें एक आई दिया हुआ है, आई की वैल्यू देखो जरा से क्या लिखा हुआ है, Na2SO4 का मोलर मास सभी बच्चों को पता होना चाहिए कितना होता है, 142। इसका n पता है, n कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ केटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन। 2 केटायन इसमें कौन, सोडियम, और एक एनायन इसमें कौन, सल्फेट।
आपको कैसे पता चला सर कि इसमें 3 एटम है? क्योंकि आपको याद होगा वांटा फैक्टर जो हमने पढ़ा है, वांटा फैक्टर पढ़ा है हमने, तो हमने सम किया, वांटा फैक्टर में हमने n निकालना पिछले क्लासों में सीख लिया। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। जब अल्फा की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं था तो हमने अपनी मर्जी से 1 माना था, और ऐसे केस में n इक्वल टू आई था या i इक्वल टू n था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन है तो हम लिखेंगे 3 - 1, आपको याद होगा। और अल्फा की वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 3/4। कोई बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए, कोई बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए। तो i की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/2। कितना हो जाएगा? 5/2। अब अपने पास एक फॉर्मूला है, जरा देखो मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। अपने पास फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ, स्क्रीन पे देखें एक बार, थोड़ा मैं इधर लिखूंगा तो शायद दिखेगा नहीं, आप थोड़ा एक बार और नीचे करता हूँ, देखें आप जरा से। अपने पास एक फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ, सभी बच्चे देखें, आई इंटू के एफ इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। इसमें ला के रखेंगे आई की जगह पे कितना? 5/2। क्वेश्चन में सभी बच्चे देखें 1.8, ये वैल्यू कहाँ से लिखा हमने? वाटर का 1.8 वैल्यू कहाँ से लिखा? केएफ ऑफ वाटर की कांस्टेंट वैल्यू जो हमने लिखा। मोलालिटी आप जानते हैं, मोलालिटी निकालना है, कितना लिखेंगे? 28.4। जरा सभी बच्चे देखें यहाँ पे 28.4, और नीचे कितना लिखेंगे? 1000। कितना लिखेंगे? सॉरी 28.4 डिवाइडेड बाई 142, डिवाइडेड बाई 142। कैसे पता चला ये होगा? तो आपको तो पता है, हमने पढ़ा रखा है पिछले क्लास में। पहले इसका मोल निकालेंगे, आप समझ रहे होंगे, वेट बाय मोलिकुलर वेट, और इसका मोल निकालेंगे। मोल निकालने के बाद आपको क्लियर हो पा रहा होगा। जरा एक बार थोड़ा देखो, हमने गलत कर दिया क्वेश्चन को, दोबारा थोड़ा बार करता हूँ, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यहाँ गलत हो गया। देखिए यहाँ से आगे करना था, यहाँ लिखना था 5/2 इंटू 1.8 इंटू 28.4 डिवाइडेड बाई 142 वेट बाई मोलिकुलर वेट यहाँ पे लिखना था, नहीं गलत, मोल यहाँ लिखना था। जैसे देखें वेट बाई मोलिकुलर वेट का मतलब मोल हो गया, डिवाइडेड बाई केजी में लेना है, 200 ग्राम लिखा हुआ है, और केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना? 1000। जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 0.93 होगा। कितना होगा? 5 × 0.93 होगा, जो 4.65 होगा। दोबारा एक बार बोलता हूँ, आई की वैल्यू 5/2 कैसे निकाला? अभी हमने निकाला है। के एफ की वैल्यू 1.8 कांस्टेंट है, जो क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा, नहीं होगा तो मैंने वाटर के लिए बोलना है, सब कुछ याद रखना है। वेट बाई मोलिकुलर वेट 28.4, क्वेश्चन में गिवन वेट है 142 मोलर मास है, डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट की केजी में मास, तो 200 ग्राम है तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, 4.65 आ रहा है। 4.6 अभी वैल्यू नहीं है, ये 4.6 डेल्टा टी एफ है। 4.6 कौन है? डेल्टा टी एफ है। तो जब मेरे को डेल्टा टी एफ आ गया, जरा देखें आगे, जब डेल्टा टी एफ आ गया तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है, स्क्रीन पे देखो, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इसको जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे देखो 0 - 4.65। अगर इस तरीके से हम लेस करेंगे तो -4.65 होगा डिग्री सेल्सियस को। लेकिन किसी बच्चे ने अगर इसको केल्विन में लिया तो 273 लेना पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस को कितना लेते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन, -4.65 -4.65 तो लिखेंगे 268.35 केल्विन, 268.35 केल्विन। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा हो। इसको जरा कॉपी कर लेंगे जल्दी से, इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लेंगे। देखें जब आप डेल्टा टीवी स्क्रीन पे देखें और टीवी में रिलेशन ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेल्टा टीएफ और टीएफ का रिलेशन देखेंगे तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा टीएफ और टीएफ एक दूसरे कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है, ये भी थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, इसे जल्दी से याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे। क्वेश्चन लिखना है थोड़ा सा, इसको वर्डिंग में कर देता हूं, लिखना फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ये लिखा हुआ है 1 मोलल, ठीक है 1 मोलर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोलर यूरिया। फाइंड द रिलेशन बिटवीन के बाद ये लिखना है आपको, इसका नाम बी है और इसका नाम ए है, ये एम का मतलब मोलल है, ध्यान रखना मोलल है। क्या रिलेशन निकालना है? आरएलवीपी का। क्या रिलेशन निकालना है? डेल्टा टीवी का, टीवी का जरा प्लीज देखो, डेल्टा टीएफ का और टीएफ का रिलेशन आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करना है, देखो इधर से, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उसका नेचर देखना चाहिए। फर्स्ट वर्क है नेचर देखना है, दूसरा उसके बाद जरा से देखो क्या है,
दूसरा आई की वैल्यू देखना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आई की वैल्यू 2 है, और नेचर के बारे में जरा बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। इसके बारे में बात करेंगे तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कौन हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन हो सकता है, इस पे आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 1 दिखेंगे, और इसमें आई की वैल्यू कितनी है 1। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको याद होगा, सभी बच्चों को थोड़ा मैंने पढ़ाया था, यहाँ जरा लिख रहा हूँ, देखिए रफ है। P is directly proportional to mole fraction. P is directly proportional to mole fraction, is directly proportional to RLVP, relative lowering vapor pressure, is directly proportional to delta TB। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। क्लियर हो गया होगा। इस NaCl की वैल्यू में 0.1 m दिया हुआ है और I की वैल्यू 2 दिया हुआ है। 0.1 m यूरिया में दिया हुआ है, I इक्वल टू 1 दिया हुआ है। RLVP दोनों का दिखेंगे तो RLVP सबसे ज्यादा किसका ज्यादा होगा, A का, और फिर B का कम होगा। कैसे और B का रिलेशन RLVP का आया, RLVP पिछले क्लास में नोट्स में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर डेल्टा टीवी और RLVP एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये होगा, क्लियर हो गया होगा। और डेल्टा टीवी और टीवी भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी ऊपर हमने लिखा था, आपको याद होगा, अभी जस्ट लिखा था डेल्टा टीवी डायरेक्टली, इधर लिखता हूँ, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीवी, जरा सा देख लें ऐसा, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीवी, और डेल्टा टीएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टीएफ लिखा होगा, आपको मैंने ये भी समझाया था, तो हम ये लिख लेंगे, क्लियर हो पा रहा होगा। फिर डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो डेल्टा टीएफ की ये वैल्यू होती है, जरा सा देख लें आप, और टीएफ की जो वैल्यू होगी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ऐसे क्वेश्चन भी प्रीवियस में आए हुए हैं, इनको जरा अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। ऐसे भी क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं, इनको तैयार करने की सब जरूरत है। क्लियर हो गया, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है, एक थोड़ा कोई आसान क्वेश्चन जरा देखने दो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। चलो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग बोला करेंगे ओपी, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ओस्मोसिस। इसके लिए ये जरूरी है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ओस्मोसिस बहुत जरूरी है, और ओस्मोसिस को करने के लिए डिफ्यूजन बहुत जरूरी है। डिफ्यूजन बहुत जरूरी है, जरा से देख लें आप, ओस्मोसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि ओस्मोटिक प्रेशर जरूरी है। ओस्मोटिक प्रेशर हमारे कोर्स में है, उसको करने के लिए हम ओस्मोसिस करेंगे, ओस्मोसिस को समझने के लिए डिफ्यूजन देखेंगे। क्लियर हो पा रहा होगा मेरी बात, समझ पा रहे होंगे आप। डिफ्यूजन दो तरीके का था, आपको याद होगा। फर्स्ट था डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी मैंने पढ़ा था गैस स्टेट में। दूसरा डिफ्यूजन जो होता है, मैं लिखता हूं डिफ्यूजन इन लिक्विड। डिफ्यूजन क्या होता है, जरा सुन लें आप। डिफ्यूजन, और एक और वर्ड था गैस स्टेट में, डिफ्यूजन था, दूसरा एक वर्ड था इफ्यूजन। इफ्यूजन एक वर्ड था, तो अभी हमारे सिलेबस में आया नहीं है, ये गैस स्टेट में था, पिछले साल आपने पढ़ लिया होगा। अभी हम डिफ्यूजन देखेंगे, डिफ्यूजन की ये पार्ट हमने 11th में कर लिया है, ये पार्ट हमने 11th में कर लिया है, तो हम ये देखेंगे, ये देखने के बाद हम ये देखेंगे, ये देखने के बाद ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो। चारों का ऑर्डर मैंने लिख दिया है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं एक बार पहले ओस्मोसिस, ठीक है। अब जरा देखें, ओस्मोसिस समझने के लिए मैंने आपको समझाया, सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, डिफ्यूजन। स्क्रीन पे देखें आप, ओस्मोसिस समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में होता क्या है, जरा देखें आप स्क्रीन पे, सब लोग जरा देखेंगे फिर थोड़ा आपको क्लियर हो पाएगा। डिफ्यूजन में क्या होता है, एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन लगा देते हैं। मेम्ब्रेन क्या होता है, जरा सा देखो थोड़ा सा पहले, इसका नाम मेम्ब्रेन लिखा हुआ होगा। बिल्ली या कोई एनिमल का खाल निकालेंगे, ठीक है, बिल्ली या कोई भी एनिमल का खाल निकालेंगे और उसको थोड़ा धूप में डाल देंगे, सूख जाएगा, स्मेल उड़ जाएगा, उसको लेके फर्श पे रगड़ देंगे। फर्श पे रगड़ने के बाद एकदम बिल्कुल फिल्टर पेपर जैसा आर पार दिखने लगेगा, चाहे छन्नी जैसा हो जाएगा। जैसे पीपल के पत्तों वगैरह को देखेंगे, जो आसपास में पीपल वगैरह होते हैं, उनको जो पत्ते सूख जाएंगे तो देखना एकदम फिल्टर पेपर तरीके से एकदम उसमें ऐसा दिखाई देगा, तो मेम्ब्रेन उसे बोलते हैं। और क्या करेंगे, हम इधर सॉल्यूशन लेंगे, जरा देख लो, और एक इधर सॉल्यूशन 2 लेंगे, जिसमें एक का कंसंट्रेशन C1 है, एक कंसंट्रेशन C2 है। C1 C2 अपनी मर्जी से माना है, जिसमें C1 हाई है C2 से।
यहाँ लिख देता हूँ कंसंट्रेशन क्या है इसमें C1 और C2, वेयर C1 और C2 में ये रिलेशन है, कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है मतलब इसमें कंसंट्रेशन हाई है, आप जानते हैं कंसंट्रेशन हाई है यानी सॉल्यूट कैसा है, एक्सेस है। जब सॉल्यूट एक्सेस है तो आप जानते हैं C1 किससे होगा, C2 से बड़ा होगा। और सॉल्वेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सॉल्वेंट के बारे में क्या दिखाई दे रहा है, सॉल्वेंट क्या इसमें C2 है। और टेम्परेचर तो आपको मैंने बताया कैसा लेना है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कैसा है इसमें, कांस्टेंट है। अब होगा क्या डिफ्यूजन में क्या होता है कि एक पिन होल एरिया से, एक एरिया से मॉलिक्यूल इधर उधर पास होते हैं। तो क्या होगा, इधर से C1 से कुछ मॉलिक्यूल इधर पास होंगे, ठीक उसी टाइम पे C2 से कुछ मॉलिक्यूल पास होंगे। तो भाई जरा फिर से ध्यान सुन लें, C1 C2 में क्या है। डिफ्यूजन में एक फिल्टर पेपर या मेम्ब्रेन लगा होगा, छन्नी टाइप की कुछ लगी होगी, और सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की और कुछ एटम माइग्रेट करके जाएंगे। सिमिलर कुछ एटम सॉल्यूशन 2 से C1 की ओर आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों बराबर आए, थोड़े मोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दोनों का दोनों माइग्रेशन होगा। तो हम थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे नेट मूवमेंट C2 टू C1, नेट मूवमेंट C2 टू C1, C2 टू C1, but flow in both side, इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। हमने पिछले क्लास में इसको पढ़ रखा था, दोबारा मैंने एक बार इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया। इसके बाद एक टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस, जरा से देखते हैं एक बार। ऑस्मोसिस में क्या होता है जरा से देखें आप। वेट करेंगे जरा, एक बार मैं थोड़ा सा देख लूं पहले, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि कहाँ से टॉपिक को कराना था। एग्जैक्ट थोड़ा मुझे पता चल जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। और मैं ब्रेक होने लगा दी दोनों कंसंट्रेशन में नाम है C1 से उससे C1 की अमाउंट बहुत एक्सेस में लिया है। इसका मतलब सॉरी टू सॉल्वेंट लिखा है, दोनों को मिक्स करेंगे, ये दोनों कंटेनर में करेंगे। जैसे इसमें क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का नाम SP है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, तो यहीं तक रहने देते हैं। और इसके आगे जो होगा लास्ट क्लास हमने यहाँ तक पढ़ा दिया है, मतलब ओस्मोसिस मैंने पूरा डिटेल में आपको लेक्चर में मिल जाएगा, हमने वहाँ पढ़ा है। तो इसके आगे आप ओस्मोसिस वगैरह कंटिन्यू उस लेक्चर में कर लेना। ये भी मैंने पढ़ाया था लेकिन थोड़ा छूट गया था ये लेक्चर, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग से पढ़ा दिया। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू, हैव अ गुड डे।